नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जीके जीएस सीरीज का 37वां दिन है और 37वें दिन हम पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है कि आप सभी भी सही सलामत होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान के जो उत्तराधिकारी थे वो सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी बने। अब बात कर लेते हैं सरफराज के बारे में। सरफराज कौन थे? तो सरफराज अली वर्दी खान के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी नहीं बने थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मीर जाफर की बात करेंगे तो मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब बने थे। अली वर्दी खान के सीधे उत्तराधिकारी ये भी नहीं थे। ऑप्शन डी है मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब बने थे। अली वर्दी खान के सीधे उत्तराधिकारी ये भी नहीं थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी अगर कोई था तो वो था सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन ए कृष्ण वर्मन, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों के मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने का श्रेय हैदर अली को जाता है। अब हैदर अली जो 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। इस शस्त्रागार ने मैसूर साम्राज्य को एक शक्तिशाली सैन्य बल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैदर अली ने अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण करना चाहा और आधुनिक शस्त्रागार ने उन्हें आधुनिक हथियार और गोला बारूद बनाने में सक्षम बनाया, जिसके मदद से वो भारत में अंग्रेजों का प्रभाव जिस प्रकार बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाया था। और इसमें उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद ली थी और फ्रांसीसियों ने उनकी इसलिए मदद की थी क्योंकि भारत में अंग्रेज उनके प्रतिद्वंदी थे। इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करने की रणनीति बनाई थी। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, जिसने लगभग 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी थी। पाल वंश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश था जिसने बंगाल और बिहार के बड़े हिस्से पर शासन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब धर्मपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि धर्मपाल जो कौन था। धर्मपाल जो था वो गोपाल का पुत्र था और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। देवपाल धर्मपाल का उत्तराधिकारी था और उसने भी पाल साम्राज्य का विस्तार किया था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी गोविंद तृतीय,
ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में चालुक्य शासक को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम और इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। ये तीनों भी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक नहीं थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां यानी एरर को प्रदर्शित करता है बग, उसको बग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर आंकड़ों में जो त्रुटियां होती है उसको बग कहा जाता है। एक बग एक प्रकार की त्रुटि या दोष है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है और इसके सही ढंग से काम करने में बाधा डालता है। ये एक छोटी सी गलती से लेकर एक गंभीर समस्या तक कुछ भी हो सकता है। अब ये भी जान लेते हैं बग क्या होता है। तो बग प्रोग्राम द्वारा कोड में की गई गलतियां हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर में खराबी के कारण भी बग आ सकता है, एरर आ सकता है। अलग अलग सॉफ्टवेयरों के बीच तालमेल नहीं बैठने के कारण भी ये बग उत्पन्न हो जाता है और डेटा में गलतियों के कारण भी बग हो जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित करता है बग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी 1924 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कोई पार्टी प्रस्तुत की थी तो वो थी स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, जब कोई नहीं कई होगा। यहाँ टाइपिंग एरर है, कई है। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन डी मूल्य योजक नेटवर्क। तो जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में जैसे कि घर, कार्यालय या स्कूल में बिना टेलीफोन के तारों से जोड़ते हैं तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो भौगोलिक रूप से एक छोटे से क्षेत्र में स्थित कंप्यूटरों, प्रिंटरों और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है। उदाहरण के लिए घर का नेटवर्क, स्कूल का कंप्यूटर लैब, ऑफिस का नेटवर्क, ये सब हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या उसे शॉर्ट में हम लैन कहते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। बहुत ही आसान और VVI क्वेश्चन है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए फाइबर से, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन सी प्लास्टिक से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आईसी चिप यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप्स कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार है। ये छोटे से चिप लाखों या करोड़ों ट्रांजिस्टर
रेजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक साथ रखता है। इन घटकों को एक विशेष प्रकार की सामग्री पर बनाया जाता है जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री होती है जो विद्युत धारा को आंशिक रूप से संचालित करती है। विद्युत धारा को आंशिक रूप से संचालित करती है। इसका अर्थ है कि यह एक कुचालक और एक सुचालक के बीच का एक मध्य बिंदु है। सिलिकॉन सबसे आम प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसका उपयोग आईसी चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन जो है सबसे आम प्रकार का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर है। तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, मुद्रास्फीति का भी उच्च दर होगा यानी इन्फ्लेशन होगा और बेरोजगारी भी उच्च दर पर होगी, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गतिरोध, ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी चल स्फीति, ऑप्शन डी अस्फीति। इस तरह की स्थिति को हम कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा आर्थिक स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही उच्च स्तर पर होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें से लगे कि अर्थव्यवस्था एकदम ठहर सी गई हो यानी स्थिर हो गई हो, साथ ही कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हो यानी इन्फ्लेशन हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्लवन, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। साबुन कैसे कपड़ों को साफ कर देता है? कौन सा विधि होता है? कौन से सिद्धांत का प्रयोग करके साबुन जो है कपड़ों को साफ कर देता है, कपड़ों में लगी हुई गंदगियों को साफ कर देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के सिद्धांत का प्रयोग करके साबुन जो है निर्मलन यानी कपड़े को साफ कर देता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का या तरल का या लिक्विड का एक गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम सतह क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश करता है। यह एक तरह की लोचदार झिल्ली की तरह होता है। पानी में उच्च पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण गंदगी पानी की सतह पर तैरती रहती है और आसानी से नहीं हटती है। इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं साबुन कैसे कार्य करता है। तो साबुन कैसे कार्य करता है? साबुन पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है जिससे गंदगी के कण आसानी से पानी में घुल जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का 11वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर नीचे दिए गए किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी कास्टिक पोटास। तो इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3, इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। धोने के सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तीसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहा जाता है। ये एक मजबूत क्षार होता है। कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश, इसका रासायनिक सूत्र है KOH
इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यह भी एक मजबूत क्षार होता है। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर धोने के का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इओसिनोफिल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंटीबॉडी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में किसी भी बाहरी आक्रमणकारी जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचानते हैं और उनका मुकाबला करते हैं और इन्हें प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। तो लिम्फोसाइट क्या है? तो लिम्फोसाइट रक्त में पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो यह बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है। सक्रिय बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी उत्पादन शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडी रोगाणुओं से जुड़ जाते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएं फिर इन निष्क्रिय रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। मोनोसाइट क्या है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है, लेकिन वे एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती है। इओसिनोफिल्स क्या है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं या परजीवी संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। न्यूट्रोफिल क्या है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। आज का 13वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी इओसिनोफिल्स। तो लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। इनका आकार गोल और बीच में थोड़ा चपटा होता है, जैसे कि एक डंबल। इरिथ्रोसाइट्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहां इरिथ्रोस का अर्थ लाल और साइट्स का अर्थ होता है कोशिका। ये कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन से भरपूर होती है जो ऑक्सीजन को बांधने का काम करती है। इरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स क्या है? इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है और ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? इन्हें प्लेटलेट्स भी कहा जाता है और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। इओसिनोफिल्स क्या होता है? इओसिनोफिल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो एलर्जी और परजीवी संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन ए 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आकार में सबसे बड़े 10 देशों के बारे में। सबसे बड़ा देश जो सबसे 1 नंबर पे सब विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। उसके बाद 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर पर चीन, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर भारत। विश्व में आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 8 पर है अर्जेंटीना, 9 पर है कजाकिस्तान और 10 पर है अल्जीरिया। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन सी कोडाई कनाल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी शिमला उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक साइड पर्यटन स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, यह बिल्कुल सही है, ये सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी शहर यानी हिल स्टेशन है जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, यह भी सही है। माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है और यहाँ दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, याद कीजिएगा, इसको हम प्रश्नों में कर चुके हैं कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। सी कोडाई कनाल तमिलनाडु, यह मिलान भी सही है। कोडाई कनाल तमिलनाडु का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? शिमला उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही नहीं है, लेकिन इसमें आंसर जो सही नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिमला जो है कहाँ पर है? शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक खूबसूरत शहर है, पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल घूमने जाते हैं। हिमालय के पहाड़ियों में स्थित एक खूबसूरत शहर है। इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। शिमला हिमालय की पहाड़ियों में स्थित एक खूबसूरत शहर है और इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, साथ में उसका कुछ हम डिटेल भी देख चुके हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जीके जीएस सीरीज के 38वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।